अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर बात करते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में ज़ाहिर है कि सियासी गहमा गहमी अरूज पर है, जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद किया और दूसरी तरफ जो तमाम नजरें हैं वो कल जो कौमी असम्बली का अहम इजलास हो रहा है उस पर है। और सबसे अहम सवाल यही कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एतमाद का वोट ले पाएंगे। बज़ाहिर तो हुकूमत के पास और हुक्मरान जमात के पास और उनको इत्तेहादियों को मिलाकर के नंबर तो मौजूद है, लेकिन जो सेनेट के इलेक्शंस में हमने देखा कि जिस तरीके से हुकूमत के हिमायत याफ्ता वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख साहब को शिकस्त हुई, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल हम अपने प्रोग्राम में कुछ जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कि इस पॉलिटिकल जो अनसर्टनिटी है उसके दौरान आपको पता है कि पाकिस्तान की मईशत का क्या बनेगा। पहले ही वो बहुत चैलेंजेस से दो चार है और जब हमें पता नहीं है कि क्या हफीज़ शेख साहब ही वज़ीर ख़जाना होंगे या कोई और आएगा, तो ऐसी सूरत में क्या हालात डेवलप होंगे। और कुछ और हक़ाइक़ आपसे शेयर करेंगे कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि वो करप्शन के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेंगे, तो उनके 2.5 साल दौरे इक़्तिदार में क्या कोई ऐसे इक़दामात लिए गए कि जिससे वाकई में करप्शन का खात्मा हुआ हो। तो शहबाज, प्रोग्राम का लेकिन आगाज़ लगता यूं है कि इदारों के दरमियान आप ये कह लें कि बज़ाहिर तसादुमी लग रहा है। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक धुआंधार खिताब किया कौम से और इलेक्शन कमीशन पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने जमहूरियत को अंडरमाइन किया। और आज इलेक्शन कमीशन का आप कह लें कि जवाब शिकवा है। उन्होंने कहा जी हमें दुख हुआ है और साथ में उन्होंने बड़े स्ट्रॉन्ग कमेंट्स और रिमार्क्स दिए, जिसमें एक तो उन्होंने ये कहा कि हमने जो भी काम करना है वो आइन और कानून के दायरे में रहकर करना है और ये मुमकिन नहीं है कि हम किसी की मर्जी मंशा की बुनियाद पर ये इलेक्शन करवाते। गवर्नमेंट दूसरी जानब कहती है कि इलेक्शन कमीशन को दुखी होने के बजाय शर्मिंदा होना चाहिए। तो पार्टी तो लगता है कि अभी शुरू हुई है। कामरान, बात यह है कि जब आपने अदारों के तसादम की बात की ना, तो माजी में जब अदारों के तसादम की बात होती थी तो सिविलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात होती थी। तो ये इस दफ़ा कुछ नई चीज़ें हो रही हैं, तब्दीली आ रही है, यूनिक चीज़ें हो रही हैं। और यूनिक चीज़ ये है कि अब हुकूमत वक्त जो है वो पहले उन्होंने, आपको याद है कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी एक अटैक आया था हुकूमत की तरफ से, फिर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो गया। लेकिन उसकी जो प्रेस रिलीज उन्होंने जारी की ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एक ही छत के नीचे दो शख्स बैठे हुए हैं, वो काम करते हैं और उनके काम की वजह से या ओवरऑल जो वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आपके जहां पे उम्मीदवार जीत जाता है तो हमारा जो इदारा है वो बड़ा आज़ाद है, शफाफ है, और जब आपका उम्मीदवार हार जाता है तो आप कहते हैं कि हमने काम ठीक नहीं किया। लेकिन मेरा जो उसकी जो प्रेस रिलीज में जो फेवरेट मेरी लाइन है ना, आपकी भी शायद एक आध होगी, कि हर सियासी जमात और शख्स में शिकस्त तस्लीम करने का जज्बा होना चाहिए। अगर कहीं इख्तलाफ है तो शहायत के साथ आकर बात करें, आपकी तजावीज़ सुन सकते हैं, तो शिकायत क्यों नहीं, लिहाजा काम करने दें, मुल्की इदारों पर कीचड़ ना उछालें। तो यहाँ पे जो बात होगी ना वो बड़ी क्लियर हो गई है। बात ये हो रही है कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन में जो रियासती इदारे हैं, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम की बैकबोन होते हैं, उनको आप कंट्रोवर्शियल ना बनाएं। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। आज पीटीआई इक़्तिदार में है तो कल पीएमएलएन होगी। तो शख्सियात की वजह से, अपनी शिकस्त की वजह से आप जो अहम इदारे हैं उनको कंट्रोवर्शियल। लेकिन मेरे ख्याल में हमें इस पर जजमेंट पास करने से पहले कि क्या ये इलेक्शन सेनेट के वाकई साफ और शफाफ हुए, अपनी जजमेंट पास नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसी वीडियोस भी मंजर आम पर आई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हुकूमत के पास, और हुकूमत के पास ज़राए भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, उनके पास अगर शवायद मौजूद हैं तो वो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को कह सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास ऐसे शवायद मौजूद नहीं है और बगैर शवायद के आप इल्ज़ामात लगाएंगे तो शायद फिर मामला आगे नहीं चलेगा और वही लोग समझेंगे कि आप शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहे और आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं। चलें, अब तो एक ये मामला हो गया। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ज़ाहिर है कि सियासी तज्ज़िये तो हो रहे हैं, जो भी कुछ अपसेट शिकस्त हुई, लेकिन आपके दोस्त हफीज़ शेख साहब, ज़ाहिर है कि जब उनको एक 6 महीने के लिए जो पहले वज़ीर ख़जाना बनाया गया और अब सेनेट का इलेक्शन लड़वा करके वो चाह रहे थे कि लॉन्ग टर्म वो वज़ीर ख़जाना बने, लेकिन तमाम प्लान जो है वो अपसेट हो गया है। तो आप ये बताएं कि आपकी आज खबर है, लेकिन उसके बावजूद जो है गवर्नमेंट जो है हफीज़ शेख साहब को वज़ीर ख़जाना रखना चाहती है, तो उसका कोई वे आउट है? क्योंकि अदरवाइज अपेरेंटली तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इलेक्शन तो वो हार गए हैं। कामरान, मेरी कल जो खबर करने से पहले काबीना के कम से कम 3 अरकान से मेरी बात हुई कि आपके पास वे आउट क्या है। पहला सवाल तो ये था कि क्या
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने हफीज़ शेख साहब को रिटेन करने का फैसला किया तो तीनों ने कहा जी अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि उनको रिटेन किया जाएगा। तो फिर नेचुरली अगला सवाल ये बनता तो फिर आप कैसे करेंगे? वो सेनेट का इलेक्शन हार चुके हैं, वो 6 माह के लिए जो वजीर बने हैं 1973 के कानून वो जो रूल्स हैं उसके तहत, तो वो तो मुद्दत उनकी जून में ख़त्म हो जाएगी। आगे बजट भी आ रहा है, IMF का प्रोग्राम आपका सर पे खड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा जी कि एक 3-4 माह पहले हुकूमत ने एक चीज़ पे गौर किया था और ये तजवीज़ थी प्लानिंग मिनिस्टर असद उमर की कि जो मेंबर्स इलेक्ट हो जाते हैं सेनेट के या नेशनल असम्बली के, प्रोविंशियल असम्बली के, अगर वो ओथ नहीं उठाते तो उनको फिर डी सीट कर दिया जाए। तो इस सिलसिले में जो मेरी ज़राए ने, जो कैबिनेट के ज़राए हैं, उन्होंने बताया कि एक हुकूमत ऑर्डिनेंस के ऊपर काम कर रही है कि ऑर्डिनेंस लाया जाएगा और वक्त दिया जाएगा इसहाक डार साहब को कि वो पाकिस्तान आए, क्योंकि उन्होंने आपको पता है कि इसहाक डार साहब मार्च 2016 में इलेक्ट हुए थे, 18 में, और 3 साल हो गए अभी तक उन्होंने ओथ नहीं लिया। तो उनको बस सिर्फ ओथ के लिए वक्त दिया जाएगा, वो ये कहेंगे कि आप आके वजारत खजाना ही संभाल लें, क्योंकि इनके पास तो हफीज शेख साहब के अलावा कोई बंदा है नहीं। हालांकि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अखलाकी तौर पर जब आपके जमात के अपने मेंबरान ने आपके खिलाफ वोट दिया हो तो शायद हफीज शेख साहब को खुद ही माजरत कर लेनी चाहिए थी, लेकिन लगता है कि गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन है नहीं, कोई वज़ीर खजाना है। 2-3 फैक्टर्स हैं। पहले तो जो इसहाक डार साहब की बात है ना, जो हमारे ज़राए बताते हैं, किसी जगह पे, अभी की बात है, कुछ माह पहले की बात है, कि किसी जगह पे ये एक रियलाइजेशन आई है कि इसहाक डार साहब जैसे तैसे भी थे, कुछ चीज़ों को बेहतर चला रहे थे। तो वो जो जिनका ये ख्याल था कि इकॉनमी तबाह हो रही है, तो उन्होंने भी कुछ स्टेज के ऊपर जाके सोचा कि नहीं, इतनी भी तबाह नहीं हो रही थी जितनी अब हो गई है। तो इसहाक डार साहब का नाम आया था, लेकिन चूंकि वो एक सियासी बात है, PMLN के साथ उनका एक ज़ाती ताल्लुक है, एक इसके अलावा कि वो PMLN के लीडर भी हैं, वो बात की बात है। अभी जो सूरत हाल ये है कि हुकूमत इस चीज़ पर गौर करी, ऑर्डिनेंस लाया जाए, और जाहिर सी बात है शायद उसमें नाम तो नहीं होगा, लेकिन टारगेट इसहाक डार साहब होंगे कि वो ओथ ले। अगर वो जो गिवन टाइम में वो ओथ नहीं लेते तो जो सीट खाली होगी वहां से हफीज शेख साहब को पंजाब से इलेक्शन लड़वाया जा सकता है। लेकिन मुझे एक बड़ी हैरानी है कि देखें, हफीज शेख साहब ज़ाहिर है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, तो इतना बेचारे इनको मुश्किल में क्यों आपने डाला? अगर आपने इनको इलेक्ट करवाना ही था तो KP का ऑप्शन आपके पास मौजूद था, पंजाब में अनअपोज्ड इलेक्शन हुआ, उनको वहां से लड़वा लेते। तो अब पता नहीं पंजाब में क्या सूरत हाल बनती है, लगता है ये ना हो कि दूसरी दफा भी वो शर्मिंदा हो जाएं। चलें, ये तो एक पॉलिटिकल पॉइंट हो गया। अब दूसरा ये बताएं कि हफीज शेख क्यों इंपॉर्टेंट है इस गवर्नमेंट के लिए? फर्ज करें कि वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहते तो क्या नुकसान होगा? देखिए, इसमें जो इमीडिएटली हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि जो वज़ीर ख़जाना चेंज कर, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के जो मामला थे IMF के साथ, आपको पता है पिछले 1 साल से ज़्यादा के अरसे से वो तातुल का शिकार है। इनकी मुज़ाकरात होते रहे लेकिन कामयाबी नहीं हुई। 2 बुनियादी शराइत थी। जनवरी फरवरी 2020 में हम इस प्रोग्राम पे से वो मुसलसल बताते रहे कि मिनी बजट और बिजली की कीमतों में इजाफा, मिनी बजट आने वाला है और बिजली की कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं, और इसके अलावा और कुछ 3-4 कवानीन है जिनकी या तो उनमें तरमीम करनी या नए कवानीन इंट्रोड्यूस करवाने, उसके ऊपर काम है। वो सारी चीज़ें करने के लिए इनका एक सिलसिला चल रहा था IMF के साथ, और आपको पता है कि पिछले महीने IMF के साथ हमारा एक मुआहिदा भी हुआ स्टाफ लेवल का। उस मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए IMF की बोर्ड मीटिंग होने, लेकिन उससे पहले बहुत सारा काम होना बाकी है। तो ये सारा काम जो वो स्पेयर हेड कर रहे थे हफीज शेख साहब। उसके अलावा जो असल बात है कि हुकूमत के पास ऑल्टरनेट क्या है, क्या असद उमर ऑल्टरनेट हैं, जो कि हैं एक वन ऑफ द ऑप्शंस हैं। तो अगर वो अच्छे थे तो उनको हटाया क्यों, बुरे थे तो वापस क्यों लेके आ रहे हैं, फिर ये सवाल पैदा होता। दूसरा ये था कि हमाद अजहर साहब का भी नाम चल रहा था, लेकिन हमाद अजहर साहब अभी ही इज़ रिलेटिवली जूनियर, और उनका जो एक्सपीरियंस है और उनका कोई ऐसा कोई एक्सपोजर नहीं है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करने का। ही मे बी अ वेरी गुड फाइनेंस मिनिस्टर इन द नेक्स्ट टर्म, बट नॉट एट दिस स्टेज। लेकिन मुझे सिर्फ मुझे बताएं कि अगर हफीज शेख वज़ीर खजाना नहीं रहते तो क्या IMF का प्रोग्राम डीरेल हो जाएगा? क्या उनकी वजह से यहाँ तक ये प्रोग्राम पहुंचा है? देखिए, वो एक फैक्टर है। असल में जब असद उमर साहब के साथ इनके IMF के साथ मामला चल रहे थे ना, तो वो लग ऐसे रहा था कि 2 पार्टीज एक दूसरे से कन्फ्रंट कर रही हैं। उनको ऐसा बंदा चाहिए जो उनकी लैंग्वेज को समझ सके, उनकी बात को समझ सके। हम समटाइम्स जब नेगोशिएट करने जाते हैं तो हम बजाय के पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर जाएं, हम अपनी वीकनेसेस को भी पूरी तरह कैलकुलेट नहीं करते, उसको हम असेस करके हमें आगे। असद उमर साहब का यही प्रॉब्लम था, शायद उनका यही मसला था कि उनकी बात वहां पे आगे बढ़ नहीं पाई। उनका मतलब उससे तो कुछ उनके बयानात ऐसे आए थे जिसे ये इंप्रेशन आ रहा था कि असद उमर साहब जो है वो कर्जा
लेने नहीं जा रहे, कर्जा देने जा रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल की वजह से इनको सारी चेंजेस करनी तो मतलब हफीज शेख साहब जो हैं वो गवर्नमेंट की मजबूरी है उनको रिटेन करना, और अब वो किस तरीके से करते हैं ये देखने वाली बात है। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक चीज बताना बहुत जरूरी है। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो खिताब किया, ऑफ कोर्स उनका जो अपना बयानिया है वो हमेशा कहते हैं कि करप्शन के खिलाफ जो उनकी जंग है वो हर सूरत में जारी रहेगी, वो किसी को NRO नहीं देंगे। जाहिर है सच बोलना मुश्किल काम है, लेकिन अपने आप से सच बोलना ये उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। अब ये जो करप्शन के खिलाफ जंग की जो बात कर रहे हैं, माजी की हुकूमतों को छोड़ दें, ये जो 2.5 साल इस हुकूमत को हुए, क्या इन 2.5 सालों में इस हुकूमत ने कोई एक भी ऐसा स्टेप लिया जिससे करप्शन का खात्मा हो? बल्कि उसके बरक्स हमने देखा कि इन 2.5 सालों में कई बड़े स्कैंडल्स हमारे सामने आए। वो गंदम की शॉर्टेज हो, चीनी का बहरान हो, पेट्रोल का बहरान हो, और इन तमाम क्राइसिस में हमने देखा कि कई जो अहम वुज़रा हैं उनके नाम सामने आए, ना सिर्फ विफाकी काबीना के बल्कि पंजाब गवर्नमेंट में भी, KP के गवर्नमेंट में भी कई ऐसे वुज़रा हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरियां चल रही हैं, जिनके खिलाफ इल्ज़ामात हैं। उनके केसेस का क्या हुआ? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद कहते थे कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो एहतसाब का अमल वो सबसे पहले अपने आप से शुरू करेंगे, फिर अपने वुज़रा तक जाएंगे और फिर बाकी लोगों तक पहुंचेंगे। लेकिन बज़ाहिर लगता यूं ही है कि जो उनका करप्शन का जो नैरेटिव, करप्शन के खिलाफ जो जंग का नैरेटिव है, वो बातों की हद तक है। जब तक वो 2.5 साल इक़्तिदार में रहे उन्होंने शायद कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लिया। बहरहाल जैसे मैंने कहा कि अपने आप से सच बोलना बड़ा मुश्किल काम है। जहां पर वो अपोजिशन को, इलेक्शन कमीशन को मौरद इल्जाम ठहरा रहे हैं, शायद ये जो सेनेट का इलेक्शन में जो शिकस्त उनको हुई है इस्लामाबाद से, अपना मुहासबा करने की भी जरूरत है कि कहीं ना कहीं उनको अपनी जो पॉलिसीज हैं उसका असर नौ जायजा लेने की जरूरत है। यहां पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे इस तमाम मामले के ऊपर। जी, प्रोग्राम द रिव्यू में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि मुल्क में जो इस वक्त सियासी बेयकीनी है और यह भी नहीं पता कि क्या जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना हैं वो कितने अरसे तक वज़ीर ख़जाना रहेंगे, तो इसके पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है खुर्रम हुसैन साहब ने। सीनियर सहाफ़ी हैं, इस वक्त बिजनेस एडिटर हैं रोज़नामा डॉन के। तो बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मैं पहला सवाल आपसे यही करूँगा, बज़ाहिर तो यूं लग रहा है कि अब्दुल हफीज शेख साहब इस्तीफा नहीं देंगे, दो के अपोजिशन का ख्याल है और बहुत से लोगों का ख्याल है कि अखलाकी तौर पर उस शिकस्त के बाद उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। ये बताएं कि हफीज शेख साहब के होने या ना होने से पाकिस्तान की मईशत पर क्या असर पड़ेगा? बहुत बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हफीज शेख साहब को सेनेट पोजीशन दिलवाने के लिए और मिनिस्टरशिप दिलवाने के लिए इतनी जोरों से जो कोशिश की जा रही है उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि अभी मईशत जिस मोड़ के थ्रू गुजर रही है पाकिस्तान में, उसमें इनको जरूरत है एक ऐसे शख्स की जो इंटरनेशनल लेंडर्स और मल्टीलैटरल लेंडर्स के साथ भी क्रेडिबिलिटी कमांड करता है और जिसको लोकल बिजनेस कम्युनिटी को मैनेज करना आता है और जो पाकिस्तान की अंदरून हुकूमत के जो प्रेशर्स हैं उनको भी मैनेज करना आता हो। और अभी जो सबसे बड़े कंस्टिट्यूएंट्स हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक कॉन्वर्सेशन में वो आपके मल्टीलैटरल क्रेडिटर्स हैं, खास तौर पे IMF जैसी अभी प्रोग्राम साइन हुआ है, और दूसरी तरफ आपके सनतकार पाकिस्तान के जिनकी सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ने मिलके कोई ऑलमोस्ट 1.5 से भी ज्यादा ट्रिलियन रुपीस एक्चुअली डिस्पर्स किए हैं, लेकिन कमिट तो कोई 2.5 ट्रिलियन रुपीस तक के करीब किए गए हैं। तो इन दोनों चीजों को साथ साथ संभालने के लिए उनको एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो जिसके ऊपर इंटरनेशनल क्रेडिटर्स का भी यानी कि IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB उनका भी एतमाद हो और जिसको गवर्नमेंट की इंटरनल डिसीजन मेकिंग और प्रोसेस की समझ हो। फिलहाल PTI पार्टी के पास ऐसा कोई बंदा है नहीं, तो अगर हफीज शेख साहब चले जाते हैं तो उनके पीछे फिर कौन उनकी जगह ले सकता है, ये चीज समझ नहीं आ रही किसी को। हमाद अजहर हैं मौजूद, लेकिन वो हल्के हैं बहुत, उनसे इतने भारी और इतने इंटेंस प्रेशर्स नहीं संभाले जा सकते। ये आई थिंक बात सबको पता है जिन लोगों ने उनसे इंटरैक्ट किया है और गवर्नमेंट के अंदर। आपका मतलब है कि वो इतने एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा खुर्रम हुसैन साहब, इस वक्त जो एक जेन्युइन कंप्लेंट आ रही है अगेंस्ट द गवर्नमेंट वो है महंगाई, और जितने भी PTI के MNS जब वो वज़ीर-ए-आज़म से मिले तो जो उन्होंने हमारे जो ज़राए बताते हैं और अखबारात में छपा भी है कि वन ऑफ द कंप्लेंट्स फॉर कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अगर ये मौजूदा सेटअप चलता है
और हुकूमत प्राइम मिनिस्टर का जो है कॉन्फिडेंस का वोट भी ले लेते हैं कौमी असम्बली से, तो आपके ख्याल में जो IMF की डील पाकिस्तान ने एग्री की है विद पाकिस्तान ने जो डील एग्री की IMF के साथ, वो डील एज इट इज आगे चलेगी या आप देख रहे हैं उसमें कोई तब्दीली आ सकती है? नहीं, मेरे ख्याल में तब्दीली आना तो मुश्किल है, लेकिन अभी डील की डिटेल्स तुम्हारे सामने आई नहीं है। लेकिन एक बार डिटेल्स सामने आ जाए तो फिर तब्दीली अगर उसमें कोई लाए, आप कोई मेजर तब्दीली लाए तो उसके तो फिर फॉर्मल वेवर्स लग जाते हैं और वो बात रिकॉर्ड पे आ जाती है। तो जो टारगेट्स होंगे वो तो मेरे ख्याल में एटलीस्ट इनिशियल स्टेज में तो उनको मीट करने पड़ेंगे, और पहले जो टारगेट्स होंगे वो तो एम करेंगे कि जून तक बजट तक आपने जब ये फिस्कल ईयर क्लोज करेंगे तो किन किन टारगेट्स पे करना है, यानी कि फिस्कल डेफिसिट कहाँ होना चाहिए, आपका एक्सपोर्ट्स कहाँ होने चाहिए, रेवेन्यूज की कलेक्शन कहाँ तक पहुंचनी चाहिए, एक्सपेंडिचर्स क्या होने चाहिए गवर्नमेंट के, और उसके बाद के बजट के अंदर आप अगले माली साल के लिए क्या क्या टारगेट्स प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके ऊपर भी बहुत जोर होएगा। बेसिकली अभी तक वहां तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट को बहुत जरूरत है एक ऐसे शख्स की जो हफीज शेख हैं जैसे, जिन्होंने फिलहाल संभाला है सारा प्रोग्राम जो था, फिर प्रोग्राम से जब पाकिस्तान निकला है पिछले अप्रैल में, और अब दोबारा जब वो री एंटर कर रहे हैं, तो बहुत डेलिकेट स्टेज है ये पाकिस्तान के लिए। अब आपने महंगाई की जगह से बात की है, अफसोस की बात मुझे जो नजर आ रही है डेलिकेट स्टेज है, और बता भी रहे हैं कि क्यों हफीज शेख का होना जरूरी है। ये तो आपने एक टेक्निकल और वो वजूहात बताई जो आम आदमी शायद नहीं समझता, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के अपने मेंबरान जिन्होंने शायद हफीज शेख साहब के खिलाफ वोट दिया, और जो आम तासुर दिया जाता है कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत में अगर महंगाई है या बिगाड़ है तो उसकी वजह भी हफीज शेख साहब हैं, तो इसको कैसे रिकंसाइल कर पाएगी जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान अपने जो अरकान के जो कंसर्न्स हैं उसको परे रखते हुए हफीज शेख साहब को रिटेन कर पाएंगे, उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट पे कर पाएंगे? मेरे ख्याल में इनको करनी पड़ेगी वो कॉस्ट रिटेन, क्योंकि फिलहाल एक जो पार्टी है जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कॉन्वर्सेशन में एब्सेंट रही है, जो मौजूद है नहीं टेबल पे जब ये सारी माशी फैसले हो रहे होते हैं, वो पाकिस्तान की आवाम है, और उसकी एक्सक्लूजन जो है वो आपको नजर आ रही है इन कंप्लेंट्स में, जो PTI के MNAs और MPAs जो भी आपकी भी जो जराए हैं जो आपको अभी आके बता रहे हैं, और जो इमरान खान से जब मिले हैं बिफोर द सेनेट इलेक्शन, उन्होंने उनके साथ भी जो शेयर किया है, ये एक्सक्लूजन जो है इसको किस तरह से रिवर्स करते हैं, ये गवर्नमेंट की भी सेकंड ऑर्डर प्रायोरिटी है मेरे ख्याल में। अभी क्योंकि जोरों से कोशिश की जा रही है कि कोई ना कोई और फॉर्मूला निकाल के किसी तरीके से पीछे को वापस ले आए, उससे जाहिर तो ये हो रहा है कि उनकी फर्स्ट ऑर्डर प्रायोरिटी ये है कि इकोनॉमिक एडजस्टमेंट जो है उसको कायम, उसको वापस ऑन ट्रैक कैसे लाए नंबर 1, और उसको बैलेंस आउट कैसे करें जो थोड़ी बहुत मईशत में ग्रोथ नजर आ रही है। इन दो चीजों को अभी बैलेंस आउट करके साथ साथ चलाना इनके अपने माइंड में इनका सबसे बड़ा चैलेंज है। आवाम के लिए जो महंगाई वगैरह की इश्यूज है, इनको तो हम लोग देख रहे हैं काफी महीनों से एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के थ्रू ये लोग प्राइस कंट्रोल कमेटीज और इनके थ्रू मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। एज सच और कोई इससे बढ़ के मेजर्स हमें नहीं नजर आ रहे। खुर्रम हुसैन साहब, आज PBS ने सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स वो रिलीज किया, नंबर महंगाई का जो हफ्तावार आता है, तो तकरीबन 15% शरह महंगाई की इस हफ्ते के आखिर में पिछले साल के मुकाबले में। तो ये हुकूमत कैसे रिकंसाइल कर पाएगी ग्राउंड रियलिटीज के साथ? बिजली की कीमतों में 83% इजाफा दिखाया हुआ है तकरीबन, और आपकी इवन सुरख मिर्चें हैं उसमें कोई 144% इजाफा है। तो एक तरफ महंगाई है, आवाम पिस रहे हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत की मजबूरी है कि वो उसने IMF के प्रोग्राम को आगे लेके चलना है, हफीज शेख साहब को रिटेन करना है। तो कहीं आपको कोई लगता है कि हुकूमत बैलेंस कर पाएगी, या ये मामला अगले भी दो या 2.5 साल में ऐसे ही चलते रहेंगे? देखिए, बैलेंस तो तभी कर पाएगी जब इसको अपनी टॉप प्रायोरिटी बना के इसको अटैक करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो रेटोरिक में उन्होंने अपने कहते रहते हैं कि हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है, लेकिन जैसे मैंने भी आपको बताया, प्राइसेस को काबू में लाने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटी से अलावा और कोई इनसे कार्रवाई नजर नहीं आ रही, और वो तो एक बहुत कमजोर हैंडल है जहां से आप एसेंशियल प्राइसेस ऑफ एसेंशियल आइटम्स को कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे एक और ये भी देखना है कि जैसे जैसे पाकिस्तान में सेंसिटिव प्राइसेस और जरूरी अशिया जो हैं उनकी जब कीमतें चढ़ती हैं, तो उसके साथ पॉवर्टी लेवल जो है पाकिस्तान का, नंबर ऑफ पीपल जो पॉवर्टी में गिर जाते हैं उसकी वजह से, वो भी चढ़ता है। तो अभी जो प्रोजेक्शंस चल रही है वो कह रही है कि 10 मिलियन लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे चले जाएंगे इस फिस्कल ईयर में,
लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो लोगों को सुनने में आ रहा है वो तो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि रिकॉर्ड प्रॉफिट्स डिक्लेयर किए हैं आपकी लिस्टेड कंपनीज ने कैलेंडर ईयर 2020 में। आज ही की मैं एक रिपोर्ट देख रहा हूँ जिसमें 670 अरब रुपए के प्रॉफिट्स लिस्टेड कंपनीज ने डिक्लेयर किए हैं कैलेंडर ईयर 2020 में। और इसी चीज को अपने सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू, अपने मुख्तलिफ बयानात के थ्रू सेलिब्रेट किया जा रहा है गवर्नमेंट की टॉप लेवल्स पे कि ये निशानी है हमारी कामयाबी की, कि इंडस्ट्री जो है उसकी रफ्तार चल पड़ी है, इंडस्ट्री के जो प्रॉफिट्स हैं वो चल पड़े हैं, स्टॉक मार्केट इंडेक्स की वैल्यू चढ़ पड़ी है। लेकिन अब आप देखें जब से ये सेनेट इलेक्शन का हादसा हुआ है इनके साथ, तो स्टॉक मार्केट भी साथ साथ गिरी है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को भी अब ये फिक्र आ गई है कि क्या ये आगे चला सकेंगे या नहीं। जो भी थोड़ी बहुत एक सवाल का जवाब जरा जल्दी से दीजिएगा, हमारे पास टाइम कम है। आप IMF की शराइत की बात कर रहे थे, वन ऑफ द कंडीशन जो कि नोन है जो स्टेट बैंक के कानून में तरमीम करना और स्टेट बैंक को एब्सोल्यूट उनको अथॉरिटी देना है। तो माजी में आपने देखा है कि स्टेट बैंक ने जब शरह सूद 13.25% मुकर्रर की, इकॉनमी को भी चोक किया, फिस्कल पोजीशन को भी खराब किया, तो गिवन द पास्ट एक्सपीरियंस और ओवरऑल जो पाकिस्तान का गवर्नेंस स्ट्रक्चर, आपके ख्याल में स्टेट बैंक को एब्सोल्यूट अथॉरिटी देनी चाहिए? ये तो आपने बहुत बड़ा और टेक्निकल सवाल पूछा है मुझसे। देनी चाहिए या नहीं। मैं तो चाहूंगा कि पाकिस्तान में ऑटोनोमस रेगुलेटर्स हो, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए हैं, पावर सेक्टर के लिए है, ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए है, या कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। क्योंकि जितने स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर्स होंगे उतना आपकी जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है वो डीपोलिटिसाइज होगी। लेकिन आजकल के दौर में खास तौर पे स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज को मद्देनजर रखते हुए ही अपना फैसला कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइम्स है। यहाँ पे स्टिमुलस की भी उतनी ही जरूरत है जितनी ऑटोनोमस मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत है। तो मेरे ख्याल में अभी गवर्नमेंट के लिए वहां पे भी बहुत बड़ा एक केयरफुल बैलेंसिंग एक्ट करना होगा, क्योंकि स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी में उन्होंने कट्स किए हैं, इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इंडस्ट्री को में रफ्तार पैदा करने के लिए। थोड़ी बहुत जितनी भी रफ्तार आई है, काफी हद तक उसमें जो रोल है, ये जो 6 परसेंटेज पॉइंट कट था इंटरेस्ट रेट्स में, उसका इसमें बहुत बड़ा रोल था। अगर आपको बिल्कुल ऑटोनोमस खुर्रम साहब, हमारे पास वक्त कम है, बहुत शुक्रिया आपके इनपुट का। यहाँ पर नाजरीन एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हमें डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ज्वाइन करेंगे और पॉलिटिकल इकोनॉमी और खास करके कि क्या कल वाकई वज़ीर आज़म जो है कौमी असम्बली से एतमाद का वोट ले पाएंगे, ये तमाम सवालात उनके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। जी, प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तमाम नजरें कौमी असम्बली पर हैं। जब कल इजलास होगा, क्या वज़ीर आज़म इमरान खान एतमाद का वोट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। लेकिन जाहिर है कि ये जो एक पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है, इस हवाले से जो सबसे अहम सवाल है कि जो पाकिस्तान की मईशत उसको वैसे ही चैलेंजेस दरपेश हैं, तो इस मौजूदा सूरत हाल में फिर मईशत का क्या बनेगा, इस पर अपोजिशन का व्यू जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दौर में। तो डॉक्टर साहब, जो आपने एक अपसेट किया हफीज़ शेख साहब को हरा के, तो शायद आपकी तवक्को तो यही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर तो PDM की हुकूमत बनती है, तो उसके फाइनेंस मिनिस्टर आप होंगे, क्योंकि आजकल आप इस्लामाबाद में भी हैं, तैयारी कर रहे हैं। इतना शेख चिल्ली में नहीं हूँ कि इतनी लंबी प्लानिंग करूँ। पहले जो मकसद है वो ये कि PDM जो है वो कोशिश कर रही है कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो हम जीत जाएं, और अलल ऐलान लोग कह दें कि इमरान खान की हुकूमत पे उनको भरोसा नहीं है, जो कि नौशेरा के लोगों ने कहा है, जो कि वजीराबाद के लोगों ने कहा है, मलीर में लोगों ने कहा है, थरपार करने लोगों ने कहा है, हर जगह पे। और डस्का में ऑब्वियसली वो 20 लोग जो अगवा कर लेते, अगर वो नहीं होते तो उधर भी लोगों ने कह दिया है कि इमरान खान की हुकूमत में हमको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये बात है। अब अगर जो न्यूट्रलिटी अगर होगी तमाम इदारों से, तो मेरे ख्याल से कोई वो नहीं है कि इमरान खान जीत सके। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल साहब, लग ऐसा रहा है कि हुकूमत हफीज़ शेख साहब को रिटेन करना चाह रही है एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। तो इतलात ये है कि एक अटैम्प्ट हो सकती है उनको पंजाब से सेनेटर बनाने की, इसाक डार साहब को डी-सीट करके, और इसके लिए वो एक ऑर्डिनेंस भी लाना चाह रहे हैं। तो इस अगर ऐसी कोई डेवलपमेंट होती है तो आपकी पार्टी की क्या पोजीशन होगी इसके ऊपर? देखिए, रेट्रोस्पेक्टिवली आप कवानीन चेंज नहीं कर सकते, आप प्रोस्पेक्टिवली ज़रूर कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि डार साहब की सीट खतरे में है, लेकिन अगर ये चाहें तो किसी और को
अपने किसी मेंबर को रिजिग्नेशन कर दें, रिफंड कर दें, अब्दुल कादिर को रिजिग्नेशन कर दें, अब्रो साहब को रिफंड कर दें, उनकी सीट रिजिग्नेशन कर दें। अच्छा चलो, वो एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। इसमें ये भी तो इशू ना कि अगर वो कहते हैं कि सागदार साहब या जो भी अनइलेक्टेड मेंबर है, जिसमें चौधरी निसार अली खान साहब अनइलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड बट ओथ नहीं लिया हुआ उन्होंने, तो वो अगर 2 माह के अंदर जितना भी हुकूमत टाइम फ्रेम उसमें डिटरमिन कर दे उसमें आगे ओथ ले लें तो कोई मसला नहीं है, फिर तो वो प्रोस्पेक्टिव हो जाता है ना। हाँ, मैं इसमें ये बात ही करना चाहता हूँ कि देखिए ये हफीज शेख साहब कि मैं समझता हूँ ये अखलाकी वो है, अखलाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब रिज़ाइन दे दें। अगर इनको एक मरतबा सेनेट ने, नेशनल असम्बली ने रिजेक्ट किया है तो अब इनको कोई जवाज़ नहीं है, माँ सिवा इनके कि इनको मिनिस्टर बनने का शौक़ है और 3 डिफरेंट हुकूमतों में रह चुके हैं, कोई जवाज़ नहीं है कि अब ये वज़ीर ख़जाना रहें और अब इनकी इफेक्टिवनेस भी नहीं होगी। और आप ये देखें कि जिस इलेक्शन में 7 PTI की खातून इलेक्शन जीती हैं और ये साहब हारे हैं, इसका मतलब है कि ना सिर्फ ये इमरान खान के ऊपर नो कॉन्फिडेंस है, लेकिन हफीज शेख के ऊपर तो खास तौर पे नो कॉन्फिडेंस है। और क्या जवाब है हफीज शेख के रहने का? लेकिन डॉक्टर साहब प्रॉब्लम ये है, बात तो आप ठीक कर रहे हैं कि अखलाकी तौर पर उनके पास जवाब नहीं है, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ के पास कोई दूसरा ऑप्शन है? नंबर 1। नंबर 2, ये भी कहते हैं कि अगर आपने IMF का प्रोग्राम आगे चलाना है तो हफीज शेख साहब की जरूरत है। कराची में एक जगह है मेवाशाह, कब्रस्तान है, उसके अंदर जो लोग हैं ना, वो जितने लोग जिंदा थे ना उस वक्त वो उनके ज़रूरी था कि वरना उनका बिजनेस डूब जाता, वरना अच्छे पाकिस्तान में शायर ख़त्म हो जाते, अच्छे पाकिस्तान में अदीब ख़त्म हो जाते, ख़ानदान तबाह हो जाते। लेकिन ख़ानदान भी चल रहे हैं, बिजनेसेस भी चल रहे हैं, पाकिस्तान भी चल रहा है। ये कहना कि हफीज शेख के अलावा कोई भी आदमी नहीं है PTI के अंदर जो मईशत संभाल सके, ये PTI के बारे में आप क्या कह रहे हैं? आप ये सोचें ना। लेकिन नहीं, आपके ख्याल में कोई है वैसे? यार जब उस्मान बुज़दार पंजाब चला सकता है तो हकायक की बात कर लेते हैं ना। देखिए हकायक की बात यह है कि PTI ने असद उमर साहब को वजीर बनाया और उनसे इकॉनमी संभल नहीं सकी या अंदर से साजिशें शुरू करा उन्होंने, जहांगीर तिरन की तरफ से कोई एलिजिडली कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुए उनके लिए, एवेंचुअली उनको रिजाइन करना पड़ा। तो हफीज शेख साहब आए तो एक बात तो आप माने ना, इकॉनमी में एक स्टेबिलिटी का फैक्टर आया, आपकी दुनिया के साथ कारोबार करना आपने शुरू कर दिया, तो वो फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। दुनिया के साथ तो हम कारोबार पहले कर रहे थे। हफीज शेख साहब ने जब पीपल्स पार्टी में थे तो 8.8% बजट डेफिसिट किया, फिर जब सलीम मानवी वाला और हफीज शेख साहब थे तो 8.2 किया, डार साहब ने फिर इसको 5.5 पे हमने 5 साल करे, असद उमर साहब ने 9.1 किया, हफीज शेख ने 8.6 करा। ग्रोथ दोनों नीचे लेके आए। हफीज शेख असद उमर ने बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर रिसेशन असद उमर लेके आए, इसमें कोई डाउट नहीं, हफीज शेख का कसूर नहीं है इसमें, लेकिन हफीज शेख ने ग्रोथ कभी नहीं दी है इस मुल्क के अंदर। और जितनी डेट हफीज शेख ने ली है, ये बात करते हैं ना कि 6,000 अरब रुपए और 10,000 अरब रुपए, आपको एक बात बता रहा हूँ, इमरान खान के 2.5 सालों में इन्होंने 10,000 अरब रुपए का डेफिसिट किया है, 62-64 अरब डॉलर का। इमरान खान के 2.5 साल में 12,800 अरब रुपए का डेट बढ़ी है। और जितनी हफीज शेख के पुराने 10 ईयर्स में जितनी डेट हफीज शेख ने बढ़ाई है पाकिस्तान में, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि इनको जाने देना चाहिए। इस जो हकायक है वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं। जो PTI के दौर में जो कर्जा बढ़ा है उसमें जो ज्यादा कर्जा बढ़ा है वो PTI के पहले साल में बढ़ा, और उसकी वजह ये थी कि जो मैसिव करेंसी डिवैल्यूएशन है उसका कोई 3,000 अरब रुपए का इंपैक्ट आया। फिर हुकूमत ने एक जो डिपॉजिट उन्होंने रखा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोई 1,000 अरब रुपए या 1,200 अरब रुपए के करीब, तो उन फैक्टर्स की वजह से असद उमर के टाइम पे जो कर्जा वो ज्यादा बढ़ा है। देखिए मेरी बात सुन, इसको इस तरह देख लेते हैं कि अब इस वक्त जो है एज ऑफ टुडे 2,760 अरब रुपया जो है वो डिवैल्यूएशन की वजह से बढ़ा है, क्योंकि हम मैं $70 बिलियन का कर्ज छोड़ के गया था, 70.24 बिलियन डॉलर, ठीक है। बाकी जो 10,000 अरब रुपए है वो 3 सालों के अंदर डेफिसिट करेंगे, जिसमें असद उमर का पहले 10 महीने शामिल है और हफीज शेख भी शामिल है। आप ये कह सकते हैं कि असद उमर तो हफीज शेख से भी बुरा है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हफीज शेख अच्छा है। हफीज शेख ने -0.4 कर दिए जो 52 साल में पहली मरतबा हुआ है हफीज शेख साहब ने। और आप देखें कि 2.5 साल में इतना चिल्लाने के बाद, और रज़ाक दाऊद साहब पता नहीं क्या क्या ट्वीट करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट। आप एक सवाल जो अब देखिए, आप फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं तो ज़ाहिर है कि ऑपोजिशन में भी हैं, लेकिन फॉरगेट अबाउट कि आप ऑपोजिशन में हैं, एज अ फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ये जो अनसर्टेनिटी है कि हफीज शेख साहब रहेंगे नहीं रहेंगे, कोई नया फाइनेंस मिनिस्टर आएगा, क्या इंपैक्ट होगा पाकिस्तान की मईशत पर? देखिए ना, अगर ये शहबाज साहब के दोस्त हैं नदीमुल हक, डॉक्टर नदीमुल हक, उनको ले आएँ, सलमान शाह साहब जो हैं वो पंजाब में आई थिंक डिफेक्टो फाइनेंस मिनिस्टर थी, उनको ले आएँ। अशफाक साहब तो उनकी बड़ी बातें करते हैं, वो तो हमारे खिलाफ पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, अजीब अजीब सी, उनको ले आएँ, जो जिसका सर पैर नहीं है लेकिन 12 वो सुरंगें बिछाने की बातें करते हैं, उनको ले आएँ। जरूरी है कि जो आदमी, वरना तो फिर इलेक्शन का फायदा क्या है? इलेक्शन आप कराते हैं, एक आदमी इलेक्शन हारता है, आप बोलते नहीं, ये तो हो गया। मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो अनसर्टेनिटी है
इसका पाकिस्तान की मैशत पर क्या इम्पैक्ट होगा? देखें, जब भी हफीज शेख साहब हारे इलेक्शन, स्टॉक मार्केट एकदम से बैठ गई, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्योंकि गवर्नमेंट को फैसला तो करना है ना आज और कल के, इनको रिटेन करना है या कोई नया बंदा लाना है। गवर्नमेंट कोई और बंदा ले आए, एक मसला क्या है? मतलब पूरे पाकिस्तान के अंदर, मैं फिर ये बता रहा हूँ, मेवाशा भरा हुआ, इधर आपका H11 का कब्रिस्तान है, ये भरा हुआ, H8 का कब्रिस्तान तो पूरा भर चुका है। ये सब लोग जो थे ना अपने जमाने में सारे जरूरी थे, लेकिन अब मुल्क चलते रहते हैं। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, जो आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, आप खुद IMF में काम कर चुके हैं, वो सस्टेनेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी देखते हैं पॉलिसीज में। तो इस स्टेज के ऊपर अगर फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होता है तो आप समझते नहीं है कि एक दफा फिर जो मामला हैं पाकिस्तान के रुक जाएंगे, खास तौर पर जबकि पिछले महीने ही आपका IMF के साथ सिर्फ स्टाफ लेवल का मुआहिदा हुआ है, उसकी कुछ शराइत हैं वो पूरी करनी है, तो फिर आप इकोनॉमी कैसे आगे चलेगी इतनी इंस्टेबिलिटी में? एक तो IMF के एक्स एम्प्लॉय और फ्यूचर एम्प्लॉय बैठे हुए हमारे पास स्टेट बैंक के अंदर। आप कह रहे हैं रजा बाकर को बना दें? रजा बाकर साहब तो बैठे हुए ना स्टेट बैंक, ठीक है। हुकूमत पूरी दुनिया में चेंज होती है ना, सेक्रेटरी बैठे हुए हैं फाइनेंस के, FBR के अंदर आपके चेयरमैन बैठे हुए हैं, FBR में अब तो डॉक्टर साहब भी आ गए, हमारे डॉक्टर वकार मसूद साहब भी आ गए। मतलब इलेक्शन शुड हैव कॉन्सिक्वेंसेस। अगर हफीज शेख साहब इलेक्शन हारे हैं तो क्या आपको नहीं लगता? वही खान साहब एक जो मिसाल दिया करते थे कि हॉलैंड में ये होता है, डेनमार्क में ये होता है, तो ये हॉलैंड डेनमार्क में क्या होता है? इस्माइल साहब देखिए, मिलता है अभी चले ऑन अ वेरी सीरियस नोट। अब IMF की जो कुछ शराइत हैं, जो प्रायर एक्शन है जो हमने पूरे करने हैं, पाकिस्तान ने उसकी बोर्ड मीटिंग से पहले कुछ हमें नई लेजिस्लेशन हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करवानी है और एक आध का अप्रूवल भी लेना है। तो आपकी पार्टी पाकिस्तान के वसी तर कौमी मफाद में हुकूमत को सपोर्ट करेगी? SOE का जो कानून है वो इंट्रोड्यूस होना है, इसके साथ ही स्टेट बैंक एक्ट में अमेंडमेंट है, नेपरा के कानून में अमेंडमेंट्स हैं, ओगरा के कानून में अमेंडमेंट्स आ रही हैं, तो आपकी पार्टी की क्या पोजीशन है इनके ऊपर? पोजीशन हमारी ये है कि हम प्राइवेटाइजेशन के हक में हैं। प्राइवेटाइजेशन विद अ ह्यूमन फेस, जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ को आप रिटेन करें, ये नहीं कि आप एम्प्लॉयज़ को पहले निकाल दें और फिर आप प्राइवेटाइज करें। ये जो असद उमर साहब करते थे, इमरान खान साहब करते थे, आरिफ अलवी साहब करते थे, अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, वो हम नहीं करेंगे। अगर ये प्राइवेटाइजेशन करना है तो तरीके से, तो उसमें बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे। तो आप कानून साजी में भी सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, अगर कानून साजी सही होगी तो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। मतलब ये स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी की, नहीं, उस नेपरा के कानून स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी तो सिर्फ बात कर रहा हूँ प्राइवेटाइजेशन की। वो कवानीन देखने पड़ेंगे। ये IMF की कंडीशन है जो इसी महीने इस गवर्नमेंट को काम करना है। सर, IMF की कंडीशन ये हुकूमत जो सारी मान जाती है वो जरूरी नहीं है कि हम माने। मैं स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी पे मुझे बड़ा वो है कि स्टेट बैंक को हुकूमत, फाइनेंस मिनिस्ट्री से तो आप ऑटोनॉमस कर रहे हैं लेकिन IMF से ऑटोनॉमस नहीं कर रहे। ये कौन सी मंतक है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जाके पूरी दुनिया से डॉलर लेके आए और स्टेट बैंक अपनी मर्जी से डॉलर जो है वो गवा दे? इसके थोड़े से बारे में सोचना चाहिए। इसके ऊपर बात करेंगे। आपने भी बात की है SOE की। नाज़रीन, जो एक रिपोर्ट अभी आई है SOE की वजारत खजाना ने, उसमें कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, वो मिफ्ता साहब मैं आपके लिए पेश कर देता हूँ। इस रिपोर्ट के मुताबिक जब आपकी हुकूमत इक़्तिदार में आई तो 2013-14 में जो PSE का जो नेट प्रॉफिट था वो 204 अरब रुपए था, और 2014-15 में जो आपकी हुकूमत का दूसरा साल था, ये मुनाफा कम होकर 61 अरब हो गया, और 2015-16 से लेकर 2018-19 तक ये लॉसेज में गया। लेकिन नाज़रीन, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, ये वजारत खजाना की रिपोर्ट है, उसकी वेबसाइट के ऊपर है, जब PMLN की हुकूमत का इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो 2017-18 में जो नेट खालिस्तान उसके नुकसानात थे, जो कमर्शियल SOEs हैं, वो 286 अरब रुपए थे, जबकि जब इनकी हुकूमत इक़्तिदार में आई तो ये तमाम SOEs 204 अरब रुपए का मुनाफा दे रही थी। वजारत खजाना की रिपोर्ट है, और PTI का ये दावा था कि उसने पहले साल में इस जो नुकसान था 286 अरब का, उसमें 50% कमी करके उसको 143 अरब रुपए पे उन्होंने किया। तो ये जो 50% की कमी है वो तो इसका क्रेडिट ले रहे हैं। क्या वाकई ये नुकसान में कमी हुई, या ये PMLN की एक बैड मैनेजमेंट थी जिसकी वजह से नुकसानात हो रहे थे? इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले जैसे शहबाज ने भी जिक्र किया कि IMF की ये भी कंडीशन थी कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं या जो सरकारी इदारे हैं उनका क्या करना है, उस हवाले से पूरी एक असेसमेंट दी जाए। और ब्रेक से पहले भी जैसे शहबाज ने एक ओवरव्यू दिया, तो डॉक्टर साहब, इल्ज़ाम तो आप पर लग रहा है कि जब आपने 2013-14 में PMLN की हुकूमत आई तो ओवरऑल ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज थे मुनाफे में थे, जब आप छोड़ के गए तो नुकसानात में छोड़ के, क्या कहेंगे इस बारे में?
देखिए, एक तो पीटीआई एक रेडिकुलस आर्ग्यूमेंट करती थी, क्योंकि जब हम आए थे पहले साल तो 11% इन्फ्लेशन था, उसको हमने पहले साल 8 करा, तो वो बोलते थे नहीं, नून के पहले साल में इन्फ्लेशन हमारे पहले साल के मुकाबले में था, तो फिर इस तरह कर लें कि हमारे पहले साल में हम 200 अरब रुपए का नफा कर रहे थे, इनके पहले साल में ये 204 अरब रुपए का नुकसान कर रहे थे। बट दैट्स रिडिकुलस। लेकिन सच्ची बात यह है कि जो सबको पता है कि एक तो तेल की कीमतों में फ़र्क से बहुत फ़र्क पड़ जाता है, बिजली की कीमतों में फ़र्क से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप ये आवाम के ऊपर 400 अरब रुपए का बोझ डाल के 50 अरब रुपए का नफा नुकसान कम कर देते हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। 350 अरब रुपए का फिर भी इकोनॉमी को नुकसान हो गया। इस हुकूमत ने बिजली के रेट बढ़ाए, जिससे पहली साल की इनकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी हुई, लेकिन आप ये देखिए कि बिजली का आज भी 2400 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है, जिस तरह ये गिनते हैं, और 11 रुपए औसतन यूनिट जो हम बेच रहे थे उसका 24 रुपए कर दिया। तो क्या ये लोगों के साथ? लेकिन मिफ्ता साहब, ये मुख्तलिफ तो नहीं हो रहा ना? जो कॉन्सेप्ट है सरचार्ज लगाकर आवाम से आप कर्जा लेते हो सर्कुलर डेट अदा करने के लिए, जब इक़्तिदार में आती है पीएमएलएन की हुकूमत, उस कर्जे के ऊपर सूद की अदायगी के लिए पीएमएलएन की हुकूमत आवाम के ऊपर एक सरचार्ज लगा देती है, तो उस वक्त तो वो ठीक था, अब गलत कैसे है? नहीं, मेरे ख्याल से देखें, सर्कुलर डेट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन एक दिन में तो ये सर्व नहीं हो सकता। हमने सर्कुलर डेट की स्पीड उस वक्त भी देख लीजिए और आज भी देख लीजिए। नवंबर के महीने में डीजल चला है इस मुल्क के अंदर, 55 करोड़ रुपए का डीजल चला है। एक जनवरी के महीने में 1 अरब यूनिट्स जो हैं वो फर्नेस ऑयल से बने। आपके नाज़रीन को ये अगर नहीं पता तो मैं याद दिला दूं कि जब गैस या एलएनजी से बिजली बनाते हैं तो 6 रुपए वेरिएबल कॉस्ट लगती है, जब फर्नेस ऑयल से बनाते हैं तो 13 रुपए लगती है, और जब डीजल से बनाते हैं तो 22 रुपए लगती है। तो हम 6 रुपए की बिजली नहीं बना रहे हैं और 22 रुपए की बिजली बना रहे हैं, और फिर बोलते हैं नहीं हमारे पास कैपेसिटी बहुत ज्यादा नून ने कर दी है। वो कह रहे हैं नहीं, नून ने खर्चा बहुत कर दिया भाई। आप बात कर रहे हैं फिक्स कॉस्ट की, जो 2 या 4 रुपए की फर्क पड़ रहा है, और आप 22 रुपए का यूनिट जल रहे हैं, तो खुदा का खौफ करें, जब 22 रुपए का डीजल जलाएंगे तो फिर नुकसान तो होगा, और नुकसान हो रहा है। ये चार्ट आपके सामने पड़ा, इसमें आप ग्राफ देखिए ना कैसे शूट करता है आपके 17-18 में। तो पीटीआई का ये तो जो उनका एक इल्जाम है कि लैंड माइंस आप लोगों ने बिछाई, क्योंकि आपने बिजली की कीमतें इसलिए नहीं बढ़ाई और ना गैस की कीमतें आपने बढ़ाई, जो कि बढ़नी चाहिए थी अगर आप इकोनॉमिक्स के ऊपर इकोनॉमी को चलाते, क्योंकि आप इलेक्शन के मोड में जा रहे थे। तो ये फिर इल्जाम उनका सही साबित नहीं होता। जो पार्टी ने अभी 50-50 करोड़ रुपए दिए हों अपने एमएनएस को, अभी दिए नहीं है वैसे, जो वादा कर दिया, ठीक है, जिस पार्टी ने 50-50 करोड़ रुपए एमएनएस को देने का वादा करा हो, जिसको इमरान खान साहब खुद करप्शन बोलते थे, जिस पार्टी ने पिछली 3 मरतबा पेट्रोल की समरियां वापस करी और उस पर फिर नाश करा हो, उस पार्टी को खामोश रहना चाहिए। मुझे आप जवाब दीजिए ना। देखिए ना, आप देखिए मेरी बात सुनिए, एक बात सच्ची है कि इन्होंने बिजली आके इन्होंने रेट बढ़ा दी। हमने फुल फ्यूल एडजस्टमेंट करे थे, ठीक है, लेकिन हमने बेसिक टैरिफ नहीं बढ़ाया था, ठीक है, और हमारी समझ थी कि बेसिक टैरिफ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इकोनॉमिक स्केल कम इन, न्यू बिजली के प्लांट्स कम इन, तो इंशाल्लाह हमारे एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी। इन्होंने ट्रांसमिशन के अंदर जो है लॉसेस बढ़ा दिए, 18 से 19% कर दिए। इन्होंने बिल कलेक्शन के अंदर 93 से 90% के नीचे आ गए, 88 पे हैं। इन्होंने तो नुकसान करे। उसके बाद इन्होंने जो बिजली के रेट बढ़ाए, तो क्या सर्कुलर डेट कम हुआ या डबल हो गया? या तो बिजली के रेट बढ़ा के सर्कुलर डेट तो कम कर दो। आपने तो ये कि 100 प्याज भी खाए और 100 जूते भी खाए, माशाल्लाह। चलें, थोड़ा सा जिक्र पहले भी जो किया था स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की अगर बात करें तो इसमें पीआईए को शामिल नहीं किया, और आप, मेरे ख्याल में आपका नुक्ता नजर है कि पीआईए हमें इतना उससे नुकसान हो रहा है, उसको फ्री में बेच देना चाहिए। नहीं, तो यू थिंक ये सही फैसला है इनका? जिस तरह पीआईए है इस वक्त, ये स्टील मिल फ्री में नहीं बिक सकती है, क्योंकि इनके जो अपने पल्ले से पैसे भी देने पड़ेंगे। कर्ज इनके ऊपर है, जो इनके ऊपर कर्ज है वो इनके असासों से ज्यादा है, सीधी बात है। तो ये कंपनियां तो नेगेटिव मकरूज हैं, ये फ्री में भी नहीं बिक सकती हैं। आपको पहले इनको कर्ज को अलग करके स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। स्टील मिल का हमने एक बड़ा अच्छा तरीका निकाला था, पीआईए का भी हमने कोशिश करी थी, तो पीआईए के अंदर 2 लोगों की हलाकतें हो गई। इन्होंने जाके सपोर्ट करा, स्टील मिल में जाके असद उमर साहब कहते थे ये टेप संभाल के रखना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। एक काबीना की वजारत, ऐसी क्या बड़ी बात होती है कि छोड़ दिया उन लोगों को? डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, क्या ये हकीकत नहीं है कि जब आप पावर सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बेचने जा रहे थे तो उस वक्त जो ताले लगवाए थे लेबर यूनियन से वो उस वक्त के जो पानी और बिजली के वजीर थे ख्वाजा आसफ ने लगवाए थे? आई एम श्योर नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम श्योर नहीं। अच्छा, क्या ये भी चले? आप भी नहीं पता कि ताले लगे थे, मुझे भी नहीं पता। एक और भी आप, उन्होंने धमकी दी थी कि मैं ताले लगवा दूंगा। ये इंटरनल हुआ था वो। अगर आप देख ले, आपका प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम जब पीक पे चला गया, खासतौर पर पिछले 1 से 1.5 साल के अरसा के दरमियान उसकी जो
पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और जनरेशन कंपनीज की जो टेक्निकल उसकी वर्किंग होनी थी, उसकी असेसमेंट्स होनी थी, प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस पीक पे चला गया। तो जब वो एंटिटीज इस स्टेज के ऊपर आई कि उनको बेच दिया जाए, तो वहां पे एक कमेटी बनाई जाती है। ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त के जो थे नवाज शरीफ साहब, वो कमेटी बनाते हैं और कमेटी में जो उसके TORs थे वो लेबर यूनियन को मजीद बेनिफिट्स देने के थे, ना कि वो प्राइवेटाइजेशन को लेकर चले। तो ये फिर बात आप किस तरह हम इल्जाम लगाते हैं PTI के कि वो इन चीज़ों को पॉलिटिकली मैनेज कर रही है, PMLN बेहतर मैनेज कर सकती। अगर कल इसहाक डार साहब वापस नहीं आते और PMLN की हुकूमत होती, पॉसिबली अगर आप वज़ीर ख़जाना होते, तो फिर आप सियासत करेंगे या इकॉनमी चलाएंगे? भाई देखें, पहले भी हम जो है वो 5.6% ग्रोथ पे लेके गए थे, ठीक है। बजट डेफिसिट हर साल कम करा, तो डार साहब ने कुछ तो करा था, कुछ तो हम लोगों ने करा था ना। हम ये फिर कर लेंगे। और ये बात जाना तो फिर भी IMF के पास पड़ा, अगर आपकी गवर्नमेंट आ भी जाती फिर भी IMF के पास जाती। ये बात बड़ी क्लियर है कि प्राइवेटाइजेशन के अलावा इसका कोई हल नहीं है। ये मियां नवाज शरीफ से ज्यादा मेरे ख्याल से कोई नहीं समझता इस बात को कि आप जितने रेट बढ़ा लें नुकसान उतना ही रहेगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं बिजली के महकमे में थोड़ा सा डील करता था जब प्राइम मिनिस्टर साहब का स्पेशल असिस्टेंट था, जब अब्बासी साहब का, और मुझे यकीन नहीं आता था कि लोगों की जो बिजली के जो डिस्कोस के हेड्स हैं वो क्या किस्म की बातें करते थे। इन कंपनीज को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। और इससे मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि PTI ने इस पर बहुत गंदी सियासत करी है, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मुल्क की बका है कि आप इनको प्राइवेटाइजेशन के एजेंडा के ऊपर आप लोग PTI के साथ सपोर्ट करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा शुरू में आपने एक जिक्र किया था कि इमरान खान साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ले सकेंगे अगर इदारे न्यूट्रल रहे। तो जो हफीज शेख साहब हारे हैं, तो आपकी क्या इत्तला है कि इदारे न्यूट्रल थे? वो शायद अब्बासी साहब ने मुझे बताया कि रात के 11 बजे तक न्यूट्रल थे। नहीं तो लेकिन फिर उसके बाद न्यूट्रल नहीं थे कहते हैं ये। नहीं तो लेकिन उसके बावजूद हो गया था। नहीं तो लेकिन उसके बावजूद आप सोचे आपको नहीं, उसके बावजूद हफीज शेख साहब जीत नहीं सके। देखिए उसका क्या मतलब है? उसकी मतलब यह है कि कुछ वोट इमरान खान साहब के खिलाफ पड़े और कुछ हफीज शेख के खिलाफ भी पड़े। कुछ हुब्बे अली यहाँ पे कोई नहीं था, दोनों बुग़्ज़े माविया में पड़े, कुछ बुग़्ज़े हफीज में पड़े। कल आपकी क्या फोरकास्ट है कि अगर न्यूट्रल इदारे रहते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म देख रहे हैं इमरान खान साहब को कल शाम तक? अगर न्यूट्रल इदारे रहते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म साहब 150 आदमी भी या 150 लोग भी जमा नहीं कर सकेंगे। और अगर मैं सच बता रहा हूँ 150 करना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। और अगर न्यूट्रल ना हुए तो फिर 180 हो जाएंगे, फिर वही धुंध हो जाएगी, तो फिर कुछ भी हो सकता है। चलिए डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस सारी डिस्कशन में जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि PMLN जो है रिफॉर्म्स का एजेंडा जो है प्राइवेटाइजेशन का, उसके ऊपर PTI को सपोर्ट करेगी। इसके साथ ही मुझे और कामरान यूसुफ को कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।